नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र कुमार और आप सबका स्वागत है MLID स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं फिर से आपके सामने DLED प्रथम सेमेस्टर के पेपर 2 शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के अति लघु उत्तरीय प्रश्न का पार्ट 3 लेकर के आया हूं। दोस्तों, इससे पहले आपने पार्ट फर्स्ट और सेकंड देखा होगा जिसमें मैंने 80 प्रश्नों को कराया था। तो दोस्तों, आज उसी के आगे मैं प्रश्न नंबर 81 से इस वीडियो को शुरू करता हूँ। तो देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 81 को। PTA तथा MTA का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों, जो PTA होता है, PTA, इसका अर्थ होता है पेरेंट टीचर एसोसिएशन। पेरेंट टीचर एसोसिएशन मतलब अभिभावक अध्यापक संघ या मीटिंग। ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या होता है, जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो समय समय पर हमें PTA भी करनी चाहिए। मतलब जो बच्चे हैं उनके माता पिता को, अभिभावक को स्कूल में बुलाना चाहिए, उनसे मुलाकात करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए और समय समय पर बच्चों के बारे में उनसे जानते रहना चाहिए। अगला है दोस्तों MTA। MTA का मतलब होता है मतलब मदर टीचर एसोसिएशन, माता अध्यापक संघ, मातृ अध्यापक संघ। तो दोस्तों, इसमें जो PTA होता है इसमें अभिभावक आते हैं और जो MTA होता है उसमें बच्चे की माँ ही आएगी। अगला प्रश्न, गतिविधि से आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों, गतिविधि क्या है? गतिविधि वह रुचिकर ढंग है जो अधिगम प्रक्रिया को रोचक बनाता है। दोस्तों, जो गतिविधि शिक्षण होता है वो किसी भी अधिगम प्रक्रिया को एक रुचिपूर्ण बनाता है, एक रोचक बनाता है, जिससे बच्चे को सीखने में बड़ी आसानी से होती है और वो एकदम सीखने के लिए तत्पर हो जाता है। गतिविधि द्वारा दिया गया ज्ञान स्थायी होता है। अर्थात गतिविधि का मतलब ये है कि करके सीखना। जब बच्चा खुद गतिविधि करेगा, खुद कार्य करके सीखेगा, तो वहाँ पे क्या होता है, बच्चा आसानी से ज्ञान को ऑब्जर्व कर पाता, सीख पाता है और वो सीखा हुआ ज्ञान स्थायी होता है या लंबे समय तक स्मरणीय होता है। अगला प्रश्न 83 नंबर, शिक्षण कौशल से आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों, शिक्षण कौशल वह आधार है जिसमें अध्यापक शिक्षण कार्य प्रभावी तथा रोचक ढंग से संपादित करता है। दोस्तों, शिक्षण कौशल क्या है? एक ऐसा कौशल, एक ऐसा स्किल जिसमें अध्यापक किसी बच्चे को संतुष्ट करने में और उसे समझाने में सफल होता है, उसे शिक्षण कौशल कहते हैं। गैजे के अनुसार गैजे क्या कहते हैं कि शिक्षण कौशल एक विशेष अनुदेशन क्रिया है जिसका प्रयोग अध्यापक अपने कक्ष में करता है। अगला प्रश्न 84 नंबर, अपेक्षित अधिगम प्रतिफल क्या है? तो दोस्तों, अपेक्षित अधिगम क्या है? अपेक्षित अधिगम का मतलब ये है, जब हम बच्चों को पढ़ा देते हैं तो हम उनसे ये आशा कर सकते हैं कि बच्चों ने कितना सीखा है। तो न्यूनतम अधिगम स्तर के अंतर्गत निर्धारित दक्षता की संप्राप्ति ही अपेक्षित अधिगम प्रतिफल है। जैसे अगर कक्षा 4 के बालक से बात की जाए तो हम ये आशा कर सकते हैं वो कक्षा 3 का अपेक्षित अधिगम, जो पास होने के लिए मिनिमम मार्क हैं, उन्हें प्राप्त कर सकता है, मिनिमम जानकारी रखता है, वो दोस्तों अपेक्षित अधिगम हो जाएगा। अगला प्रश्न 85 नंबर, किन्हीं 4 शिक्षण प्रविधियों का नाम बताइए? तो दोस्तों, प्रश्नोत्तर प्रविधि, गतिविधि प्रविधि, व्याख्यान प्रविधि, विवरण प्रविधि, ये सभी क्या हैं? शिक्षण प्रविधियां हैं। अगला प्रश्न 86 नंबर, शिक्षक की किन्हीं 4 नवीन विधाओं का नाम बताइए? तो दोस्तों, शिक्षण की 4 नवीन विधाएं हैं। एक तो बाल केंद्रित शिक्षण है, उपचारात्मक शिक्षण है, दक्षता आधारित शिक्षण है और सहगामी शिक्षण है। दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षण में क्या होता है, बालक को केंद्र में माना जाता है। केंद्र में कौन होता है? दोस्तों, बालक होता है। और अगर बात करें उपचारात्मक शिक्षण में, तो इसमें दोस्तों क्या होता है, जो अध्यापक होता है वो बच्चे की कमियों को पता लगा करके, निदान करके उसके बाद उसका उपचार करता है, उन्हें कमियों को दूर करने का प्रयास करता है। दक्षता आधारित शिक्षण, दोस्तों इसमें बच्चे की क्षमताओं के आधार पर शिक्षण किया जाता है। और सहगामी शिक्षण, इसमें एक समूह बना दिया जाता है जिसमें बच्चे अपने आपस में सहगामी विधि से सीखते हैं, एक दूसरे के सहायता करके सीखते हैं। अगला प्रश्न 87 नंबर, TLM के लिए कितनी धनराशि देय है? तो दोस्तों, TLM के लिए 500 रुपये की धनराशि देय होती है। अगला प्रश्न, BRC का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों, BRC ब्लॉक पर होती है तो इसका पूरा नाम होता है ब्लॉक रिसोर्स सेंटर। ब्लॉक रिसोर्स सेंटर हिंदी में कहते हैं खंड संसाधन इकाई, खंड संसाधन इकाई। अगला प्रश्न 89 नंबर, प्रयोग प्रदर्शन विधि मुख्य रूप से किस कार्य के लिए होती है? तो दोस्तों, जो प्रयोग प्रदर्शन होती है, हम जब लैब में जाते हैं, प्रयोगशाला में जाते हैं, तब प्रयोग करते हैं, तो जो प्रयोगशाला जुड़ी होती है वो विज्ञान के विषयों से जुड़ी होती है। तो दोस्तों, जो अगर बात करें प्रयोग प्रदर्शन विधि की, तो ये विज्ञान शिक्षण के लिए उपयोगी होती है, क्योंकि विज्ञान शिक्षण एक ऐसा शिक्षण होता है जिसमें हम सब कुछ करके सीखते हैं,
अधिकांशतः। अगला प्रश्न, बाल केंद्र शिक्षण का क्या अर्थ है? तो दोस्तों बाल केंद्र शिक्षण का अर्थ ये है कि एक ऐसा शिक्षण जिसके केंद्र में बालक हो, बाल केंद्र शिक्षा कहलाती है। और जो बाल केंद्र शिक्षा है वो अभी एक नई विधि है। कैसी? नवीन विधि है। तो बाल केंद्र शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें बालक को केंद्र मानकर शिक्षण का कार्य किया जाता है। बाल केंद्र शिक्षण की नवीन विधा है। कैसी? नवीन विधा है। अगला प्रश्न 91 नंबर, शिक्षण पद्धति के अंतर्गत डॉल्टन योजना का प्रतिपादन किसने किया? तो दोस्तों अगर डॉल्टन योजना की बात करें तो हम लोग समझ लेते हैं कि डॉल्टन योजना डॉल्टन की है, लेकिन ये डॉल्टन की नहीं है, ये मैडम हेलेन पार्कहर्स्ट की है। किसकी? मैडम हेलेन पार्कहर्स्ट की डॉल्टन योजना है। अगला प्रश्न दोस्तों 92 नंबर, किस शिक्षण पद्धति में प्रथम बार बच्चों को लिखकर सिखाने की क्रिया में मांसपेशियों के संतुलन पर जोर दिया गया? तो दोस्तों अगर सबसे पहले लिखकर सिखाने के लिए और जो हाथ की मांसपेशियां होती हैं, अपने शरीर की मांसपेशियां होती हैं, उन पर जोर दिया था मॉन्टेसरी पद्धति में। और दोस्तों जो मॉन्टेसरी पद्धति है ये मैडम मारिया मॉन्टेसरी की है। इसमें क्या होता है? मांसपेशियों के संतुलन पर जोर दिया जाता है। अगला है बहुकक्षा शिक्षण। तो दोस्तों बहुकक्षा शिक्षण क्या होता है? जब देखते हैं कि ऐसे कहें कि जब अध्यापक कम होते हैं, जब शिक्षकों की संख्या कम होती है और क्लासेस ज़्यादा होती हैं, तब किसी एक ही क्लास में 2 या 2 से अधिक क्लास के बच्चों को बैठाकर एक साथ शिक्षा दी जाती है, तो उसे बहुकक्षा शिक्षण कहते हैं। मतलब बहुत सी कक्षाओं, बहु का मतलब बहुत सी कक्षाओं, मतलब 2 से अधिक कक्षाओं को एक साथ शिक्षण कार्य कराना, एक साथ शिक्षा देना, एक साथ उन्हें पढ़ाना, भाई क्या बहुकक्षा शिक्षण है। दोस्तों क्या लिखा है? जब शिक्षण कार्य कई कक्षाओं के कार्यों को जब शिक्षण कार्य कई कक्षाओं के बच्चों को एक साथ बैठाकर किया जाता है तो ऐसा शिक्षण बहुकक्षा शिक्षण या बहुकक्षा शिक्षण कहलाता है। और ये जो है वो शिक्षण की एक नवीन विधा है। कैसी है? नवीन विधा है। अगला प्रश्न, प्ले वे पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों प्ले वे पुस्तक के जो लेखक हैं वो काल्डवेल कुक हैं, हेनरी काल्डवेल कुक हैं। अगला प्रश्न 95 नंबर, बी.डी. भाटिया के अनुसार प्रेरणा सिद्धांत क्या है? तो दोस्तों बी.डी. भाटिया के अनुसार क्या है? प्रेरणा बालक में रुचि पैदा करती है। जब वह एक बार किसी विषय में रुचि लेने लगता है तो वह उसे ध्यानपूर्वक पढ़ता है अथवा करता है, वह उसमें ध्यानमग्न होकर कोई कार्य करता है। इस प्रकार सीखने का कार्य आसान हो जाता है, चाहे वह आगे कठिन क्यों ना हो। तो दोस्तों सीधी सी बात यह है कि रुचि का सिद्धांत ये कहता है कि बच्चे में किसी भी विषय के प्रति, किसी भी वस्तु के प्रति इंटरेस्ट जागृत करो, इंटरेस्ट बनाओ उसमें। फिर बच्चा जब जहाँ इंटरेस्ट होता है, जहाँ उसकी रुचि लगती है, वहाँ वो ध्यान लगाता है। और जब ध्यान लगाता है तो किसी भी चीज़ को आसानी से सीख जाता है, चाहे वो आगे कितनी भी कठिन क्यों ना हो। तब भी बच्चे का अगर इंटरेस्ट होगा तो किसी भी कठिन चीज़ को भी आसानी से सीख पाएगा। अगला प्रश्न 96 नंबर, उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की 2 विशेषताएं बताइए। तो दोस्तों उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री का मतलब ये है कि कम लागत की होनी चाहिए या बिना लागत के शिक्षण सामग्री। जैसे हम अपने घर पर कोई TLM बनाकर तैयार कर लेते हैं या मार्केट से लेते हैं तो बहुत कम लागत पर जो शिक्षण सामग्री मिल जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं? उत्तम शिक्षण सामग्री कहते हैं। किन्हीं 4 शिक्षण सूत्रों का नाम बताइए। तो दोस्तों शिक्षण सूत्र मैं कई बार बता चुका हूँ, 11 हैं और इन्हें हार्वर्ड स्पेंसर ने दिया था। किसने? हार्वर्ड स्पेंसर ने दिए थे दोस्तों। और जो इनकी संख्या है वो 11 है। तो उन्हीं 11 में से किन्हीं 4 का बताना है। तो हम बता सकते हैं सरल से जटिल की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्ण से अंश की ओर। और भी हैं दोस्तों। तो अगर हम सरल से जटिल की ओर समझेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि सबसे पहले बच्चों को सरल चीज़ें बतानी चाहिए जो उनके पूर्व ज्ञान से जुड़ी हों। उसके बाद जटिल बातों की ओर ले जाना चाहिए। स्थूल से सूक्ष्म क्या होता है दोस्तों? पहले जो बच्चा होता है उसे पूरी वस्तु दिखानी चाहिए, पूरा प्रत्यक्ष दिखाना चाहिए, उसके बाद उसके पार्ट को। और ज्ञात से अज्ञात दोस्तों इसमें क्या होता है? अगर बालक को जब हमें कभी कुछ पढ़ाना होता है तो उसके पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं, उससे पूछते हैं बच्चे से कि आप किस किस के बारे में जानते हो, तो उसी टॉपिक में से लेकर के पहले उनके ज्ञात को जोड़ते हैं, उसके बाद उसी से हम जो चीज़ बताना चाह रहे हैं अज्ञात बात को, उससे उनके पूर्व ज्ञान से जोड़ देते हैं। तो इस तरह से उनका शिक्षण आसान हो जाता है। और पूर्ण से अंश में क्या होता है दोस्तों? इसमें पहले किसी भी चीज़ का पूरा भाग दिखाया जाता है। जैसे अगर बात करें एक हाथी का खिलौना दिखाना है तो दोस्तों पहले पूरा हाथी दिखाएंगे, उसके बाद उसके अंश, उसकी सूंड दिखाएंगे, पैर दिखाएंगे, पूँछ दिखाएंगे, है ना दोस्तों। तो इस तरह से पहले पूर्ण दिखाएंगे फिर अंश दिखाएंगे। अगला प्रश्न, कहानी सुनते समय शिक्षक को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
तो दोस्तों जब कहानी सुनाते हैं तो कहानी सुनाते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो संप्रेषण है वो अच्छा हो, मतलब जो हम कह रहे हैं बच्चों से उसमें हमारी आवाज़ बुलंद हो, स्पष्ट हो, उच्चारण बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि पहले वाला तथ्य बाद में और बाद वाला तथ्य पहले ना हो जाए। ये नहीं हो कि कहानी का समापन पहले बता दिया उसके बाद कहानी स्टार्ट हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोस्तों कहानी सुनाते समय शिक्षक का संप्रेषण अच्छा होना चाहिए, शुद्ध उच्चारण होना चाहिए, कहानी की भाषा सरल और छात्र के मानसिक स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। ये नहीं कि प्राइमरी का बच्चा है और हम उसमें PhD वाले, ग्रेजुएशन वाले या फिर इंटर वाले वर्डों का यूज कर रहे हैं कहानी में, तो ऐसी कहानी बच्चों के लिए किसी भी काम की नहीं है। अगला प्रश्न, राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान कहाँ है? तो दोस्तों राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान लखनऊ में है। कहाँ है दोस्तों? ये लखनऊ में है। अगला प्रश्न, राज्य परियोजना कार्यालय कहाँ है? तो राज्य परियोजना कार्यालय भी लखनऊ में है। अगर सीमेट की बात की जाए तो दोस्तों सीमेट प्रयागराज में है। कहाँ है? प्रयागराज में है। अगला प्रश्न, उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान कहाँ है? तो दोस्तों ये भी प्रयागराज में है। NCERT का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों NCERT का पूरा नाम होता है राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। अगला प्रश्न दोस्तों, NCERT का पूरा नाम फिर से इसमें वही है, सॉरी दोस्तों यहाँ SCERT था, यहाँ SCERT था और NCERT का मतलब हो जाएगा राष्ट्रीय, नेशनल हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। अगला प्रश्न 105, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? तो दोस्तों अगर राज्य की बात करें SCERT की बात करें तो ये 1981 में बनी थी। दोस्तों कब बनी थी? 1981 में बनी थी। अगला प्रश्न 106 नंबर, सूक्ष्म शिक्षण के चरण बताइए। तो दोस्तों जब हम कोई पाठ्य योजना बनाते हैं, सूक्ष्म शिक्षण बनाते हैं, तो सबसे पहले योजना लिखते हैं, फिर पाठन करते हैं, फिर पुनः भरण, फिर पुनर्शिक्षण, फिर पुनर्योजना, फिर पुनः भरण। इस तरह से हम ये 6 चरण बनाते हैं किसमें? सूक्ष्म शिक्षण में। अगला प्रश्न 107 नंबर, शिक्षण की कोई एक परिभाषा लिखिए। तो दोस्तों शिक्षण क्या है? शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक देश की शासन प्रणाली, सामाजिक दर्शन, सामाजिक परिस्थितियों, मूल्यों एवं संस्कृति का प्रभाव पड़ता है। जिस देश में जैसी शासन प्रणाली या सामाजिक तथा औद्योगिक परिस्थितियां होंगी वहाँ उसी प्रकार का शिक्षण होगा। दोस्तों हम देखते हैं कि अमेरिका में जो शिक्षण होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा तकनीकी वाली बातें बताई जाती हैं। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में तो कुछ कह ही नहीं सकते शिक्षण का। गांधी जी तो ये कहते हैं कि जो बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए उन्हें बुनियादी शिक्षा देनी चाहिए। शिक्षा वही है, गांधी जी का कथन है कि शिक्षा वही है जिसे पा करके बच्चा अपना जीविकोपार्जन कर सके। अगर बच्चा शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपनी जीविकोपार्जन नहीं कर सकता तो ऐसी शिक्षा को हम शिक्षा नहीं कहेंगे। ये कथन गांधी जी का है। तो दोस्तों वही बात है कि जैसा देश होगा, जैसा सामाजिक प्रणाली होगी, औद्योगिक परिस्थितियाँ होंगी, वहाँ का शिक्षण प्रक्रिया वैसा ही हो जाएगा। अगला प्रश्न 108, शिक्षण के कोई 2 उद्देश्य बताइए। तो दोस्तों मानसिक क्षमता का विकास और क्रियाशीलता का विकास करना। डाइट का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों डाइट का पूरा नाम होता है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। क्या होता है दोस्तों? जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। अगला प्रश्न NPRC का पूरा नाम होता है दोस्तों न्याय पंचायत संसाधन केंद्र, न्याय पंचायत संसाधन केंद्र। अगला प्रश्न NPRC का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों NPRC का पूरा नाम होता है संकुल प्रभारी। क्या कहते हैं? संकुल प्रभारी कहते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों जो ग्राम प्रधान होता है वो ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष होता है। और ग्राम शिक्षा समिति का सचिव कौन होता है? तो दोस्तों अगर सचिव की बात करें तो प्रधानाध्यापक होता है। राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ है? राज्य शिक्षा संस्थान की बात की जाए तो दोस्तों प्रयागराज में है। और राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान कहाँ है? तो दोस्तों ये भी प्रयागराज में है। आगे राज्य हिंदी संस्थान कहाँ है? तो दोस्तों अगर राज्य हिंदी संस्थान की बात करें तो ये वाराणसी में है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके ख़त्म होते हैं पेपर सेकंड के अति लघु उत्तरीय प्रश्न। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। और दोस्तों PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें और टाइप करें @MLID स्टडी पॉइंट और सर्च करें। दोस्तों टेलीग्राम पर ज्वाइन करके टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें और PDF आपको सारी की सारी यहीं प्रोवाइड कराई जाएंगी। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।